Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. In class 11th history, we are reading about the changing cultural tradition. Now, the very first thing is the revival of Italian cities. After the fall of Western Roman Empire, many of the towns that had been political and cultural centers in Italy fell into ruin. Ruin का मतलब ये हो गया कि वो पूरे नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए. और ये किसका रिवाइवल चाह रहे थे? उन इटालियन सिटीज़ की जो पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर्स थे ड्यूरिंग रोमन एम्पायर. अल्टीमेटली ये जो भी चीज़ें डिमांड हो रही है इस पूरे चैप्टर में, वो डिमांड हो रही है कि इनका जो प्रीवियस जो इनका एंशिएंट जो कल्चरल ट्रेडिशन था इनका, उसका रिवाइवल हो जाए. वो उसको ज़्यादा बेटर मानते थे जो एंशिएंट रोमन और ग्रीक कल्चर था. There was no unified government and Pope in the Rome was sovereign in his own state. और कोई वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी और जो पोप था वो अल्टीमेटली सारी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा था जो रोम में बेस्ड था. Was not a strong political figure, बट ये जो पोप थे जो सारी अथॉरिटी अपने एक्सरसाइज करते थे वो रिलीजियस फिगर होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल फिगर रूप में भी काम कर रहे थे, बट वो स्ट्रांग नहीं था. इसीलिए कहा जाता है कि रिलीजन और गवर्नमेंट को हमेशा अलग रखना चाहिए. दोनों जब एक में मिक्स हो जाती हैं तो करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो उतनी प्रॉपर और प्रोफेशनल नहीं होती है. लेट्स सी. While Western Europe was being reshaped by feudal bonds unified under the Latin Church and Eastern Europe under the Byzantine Empire. और जो वेस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा था, जो रिशेप हो रहे थे फ्यूडल बॉन्ड्स जो थे, फ्यूडलिज्म जो था वो रिशेप हो रहा था, उसमें चेंजेज आ रहे थे और जो यूनिफाइड हो रहा था लैटिन चर्च के अंदर. ईस्टर्न यूरोप जो था वो बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लाम वाज क्रिएटिंग अ कॉमन सिविलाइजेशन फॉर द वेस्ट. और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था वहाँ बाइजेंटाइन एम्पायर जो थी वो ज़्यादा प्रभावशाली थी और इस्लाम भी था, वो अपने धीरे धीरे अपना जो सिविलाइजेशन था उसको बढ़ा रहा था और डेवलप कर रहा था. इटली वॉज वीक एंड फ्रैगमेंटेड. और इसके बाद अगर इटली को देखा जाए तो इटली बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और फ्रैगमेंटेड, बहुत अलग अलग विचारधारा, बहुत कॉमन कोई चीज़ नहीं थी, यूनिफाइड कोई चीज़ नहीं, स्ट्रक्चर दिख रहा था, वो फ्रैगमेंटेड था, अलग अलग डिवाइडेड टाइप का दिख रहा था. हाउएवर इट वाज देयर वेरी डेवलपमेंट्स दैट हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ इटालियन कल्चर. With the expansion of trade between the Byzantine Empire and the Islamic countries, the ports of Italian coast revived. That means जो बाइजेंटाइन एम्पायर था और जो इस्लामिक कंट्रीज जितनी थी उनके बीच में जो ट्रेड रिलेशन थे वो बढ़ रहे थे. इस वजह से जो आपको पता होगा जो इटली है वो मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर है. दैट्स वाई उनके जितने पोर्ट्स थे वो जल्द से जल्द रिवाइव करने लगे. वहाँ पे डिमांड आने लगा, शिप्स कार्गो आने लगे, चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगी. दैट्स वाई उनके जितने भी पोर्ट्स थे वो अचानक उनके अंदर जान आ गई, लाइफ आ गई. From the 12th century, as the Mongols opened up trade with China via Silk Road, and as the trade with the Western European countries, one thing we have to see, this is the Italy, and this is the Mediterranean Sea. So this was Italy, and Italy was not that unified. You see, the modern Italy, it is different from what is being shown in this map. Yes, what we are discussing, as from the 12th century, as the Mongols opened up trade with China via Silk Road, and as trade with the Western European countries also increased, Italian towns played a central role. Obviously बात है, जो भी पोर्ट सिटीज होंगी वहाँ पे जब चीज़ें आएंगी और वहाँ से जाएंगी, गुड्स और जितने भी सर्विसेज हैं उनको एक्सचेंज किया जा रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसका असर दिखाई देगा वहाँ के इटली के टाउन्स के ऊपर. They no longer saw themselves as a part of powerful empire, but as independent city states. और हर एक सिटी है वो अपने आप में एक सिटी स्टेट की तरह फंक्शन कर रही थी. आपको यहाँ पे समझना होगा सिटी स्टेट्स का मतलब क्या हुआ कि एक जो सिटी है वो पर्टिकुलरली सिटी एक स्टेट के रूप में फंक्शन कर रही थी, ना कि दे वर पार्ट ऑफ ए पावरफुल एम्पायर. किसी पर्टिकुलर एम्पायर के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे वो फंक्शन नहीं कर रही थी. हर एक सिटी अपने आप में एक स्टेट के रूप में फंक्शन कर रही थी. Like a different country, they were behaving like that. Two of these, Florence and Venice, were republics. और इसमें जो थी दो सबसे पॉपुलर हैं वो है फ्लोरेंस और वेनिस. फ्लोरेंस जो सिटी है और जो वेनिस जो सिटी है वो रिपब्लिक भी थी. रिपब्लिक इन द सेंस मीन्स वहाँ एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे लोग अपने लीडर को चुनते थे. वो एक रिपब्लिकल सिस्टम था जो वहाँ पे इनका हेड था, पूरे सिटी का हेड था, वो लोग खुद चूज करते थे. एक डेमोक्रेटिक सेटअप था वहाँ पे, यू कैन से. एंड मेनी अदर्स वर कोर्ट सिटीज रूल्ड बाय प्रिंसेज. और बहुत सी ऐसी सिटी थी जो कोर्ट सिटीज थी, जो छोटे छोटे राजकुमार लोग उसमें प्रिंस जो थे उसके ऊपर रूल करते थे. वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज वॉज वेनिस, अनदर वॉज जेनोवा.
जो सबसे पहले वाइब्रेंट सिटीज थी, ये जो प्रिंस द्वारा रूल की जाती थी, वो थी वेनिस एंड अनदर वाज जेनोवा। They were different from other parts of Europe. The clergy were not politically dominant here. और जो other parts यूरोप के थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे, और जो क्लर्जी था वो यहाँ पे एक पॉलिटिकल डोमिनेंट नहीं था। यहाँ पे उतना पॉलिटिकल डोमिनेंस क्लर्जी का नहीं था, जो पोप थे उनका इतना डोमिनेंस नहीं था। Nor were the powerful feudal lords, और यहाँ पे feudal lords भी उतने पावरफुल नहीं थे। Rich merchants and bankers actively participated in गवर्निंग द सिटी, और जितने भी रिच मर्चेंट्स थे और बैंकर्स थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे सिटी को गवर्न करने में। एंड दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक रूट, और यही एक आइडिया लाता है, यही हेल्प करता है लोगों को एक आइडिया लाने के सिटीजनशिप की, कि एक सिटी स्टेट में सिटीजनशिप होनी चाहिए, जहाँ पे एक रिपब्लिक सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे हमारे रूलर्स को हम खुद डिसाइड करें। आप समझ सकते हैं कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं धीरे धीरे। इवन व्हेन दीज टाउन्स वर रूल्ड बाय मिलिट्री डिस्पॉट्स, the pride felt by the townspeople in being citizens, not a weekend। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ मिलिट्री डिस्पॉट्स थे, जो राजा थे, जो डिस्पॉटिक रूलर थे, वो उनके ऊपर रूल कर रहे थे, बट इवन आफ्टर दैट लोग प्राइड फील करते थे, लोग प्राउड फील करते थे कि दे आर सिटीजन्स, वो किसी एक स्टेट के सिटीजन है, न कि किसी के कुछ स्लेव जैसा स्थिति उनकी नहीं थी, इतने कमज़ोर नहीं है कि वो अपने राजा के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। इनके पास ये स्टेटस जो था वो एक सिटीजन का था, न कि एक स्लेव या एक सब्जेक्ट का स्टेटस था। नाउ दिस वाज द सिटी स्टेट। एज यू नो, सिटी विच फंक्शंस लाइक ए स्टेट इज कॉल्ड सिटी स्टेट। लेट्स सी फर्दर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म। The earliest universities in Europe had been set up in Italian south towns। जो earliest universities सेटअप की गई थी पूरे यूरोप में has been set up in Italian towns, और इटली में सेटअप हुई थी। The universities of Padua and Bologna had been the centers of legal studies from 11th century। और 11वीं शताब्दी से यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ और बोलोग्ना जो थी, ये सबसे बड़े सेंटर्स थे लीगल स्टडीज़ के। यहाँ पे किसकी पढ़ाई होती थी? लीगल स्टडीज़ की, 11th सेंचुरी से। Commerce being the chief activity in the city, there was an increasing demand of lawyers and notaries। और कॉमर्स वहाँ एक प्रकार से यू कैन से हॉट स्पॉट था वहाँ पे, कि वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत डे बाय डे बढ़ रही थी, बिकॉज दे वर जस्ट बिसाइड द डिफरेंट पोर्ट टाउन्स। जितने पोर्ट टाउन्स इनके बगल में होने के कारण इनके पास ये लीगल स्टेज का काम इसलिए भी होता था कि वहाँ कॉमर्स की चीज़ों में हमेशा नोटरीज और लॉयर्स की जरूरत पड़ती थी। कॉमर्स की चीज़ें हमेशा होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटी जब भी होती है वो प्रॉपर रिटेन ऑर्डर में होती है, उसका एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, कौन किसको कितना दिया, किसका कितना प्रॉफिट आया, सबकी ऑडिटिंग होती है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिसिटर एंड रिकॉर्ड कीपर्स की भी जरूरत थी, जो नियम कानून को अच्छे से समझते हो कि कॉमर्शियल लॉज क्या क्या है, किसमें कितना रेट लगता है, कितना टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें उसमें हो रही थी, क्योंकि लीगल स्टडी का जरूरत ही तभी पड़ेगी जब वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही हों। हाँ, रिकॉर्ड कीपर्स टू राइट एंड इंटरप्रेट रूल्स एंड रिटन एग्रीमेंट्स विदाउट विच ट्रेड ऑन ए लार्ज स्केल वाज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा होता है वहाँ पे रूल्स को इंटरप्रेट करना होता है, एग्रीमेंट्स लिखने पड़ते हैं कि हम आपसे इस चीज़ को इस रेट में ले रहे हैं, 1 साल तक लेंगे, एग्रीमेंट यही होता है। तो जितनी भी चीज़ें होती थी उसके लिए लीगल स्टडीज, लीगल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई डिमांड भी ऐसे लोगों की ज़्यादा थी जो लॉयर्स थे, नोटरीज थे, रिकॉर्ड कीपर्स थे, सॉलिसिटर थे, ऐसे लोगों की जरूरत भी ज़्यादा पड़ रही थी। लॉ वॉज देयर फॉर अ पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, बट देयर वॉज नाउ ए शिफ्ट इन एम्फेसिस। पहले लॉ जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर सब्जेक्ट था स्टडी का, बट देयर वॉज नाउ ए शिफ्ट इन एम्फेसिस। अब उसके अंदर एक शिफ्ट होता है। इट वॉज स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्लियन रोमन कल्चर। अब क्या हो रहा है, अब लोग किसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं? अर्लियन रोमन कल्चर के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते थे। फ्रांसिस्को पेट्रार्क रिप्रेजेंटेड दिस चेंज, और फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो थे इस चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हमारा जो प्रीवियस या हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो एंशियंट ग्रीक एंड रोमन कल्चर था वो कितना अच्छा था, कितने उसके अंदर एडवांटेज थे, कितना उसके अंदर खूबियाँ थीं। ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है? पेट्रार्क। अब देखते हैं फ्रांसिस्को पेट्रार्क। To Petrarch, antiquity was a distinctive civilization which could be best understood through the actual words of the ancient Greeks and Romans। जो एक्चुअल वर्ड्स थे उनके थ्रू ही हम उस पास्ट के बारे में समझ सकते हैं, जो ग्लोरियस पास्ट था उसके बारे में हम तभी समझ सकते हैं जब हमें उनके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग समझ में आए, हमें उसे डिसाइफर करना पड़ेगा। ही देयरफॉर स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ए क्लोज रीडिंग ऑफ एंशिएंट ऑथर्स।
और इसीलिए उसने फोकस किया, उस पर फोर्स किया लोगों को कि हमें अधिक से अधिक स्ट्रेस क्या करना है, हमें किस पे फोकस रखना है, हमें क्लोज रीडिंग करनी पड़ेगी, किसकी, एंशिएंट ऑथर्स की। दिस एजुकेशनल प्रोग्राम implied that there was much to be learned which religious teaching alone could not give। और ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम हमारा रहेगा वो केवल रिलीजन के थ्रू हमें नहीं हो सकता, कि जो भी रिलीजन हमारे गुरु बता रहे हैं वही सही होगा, हमें भी अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना कुछ है, इतना कुछ सीखने को है, जानने को है, कि केवल रिलीजन हमें नहीं बता सकता। दिस वॉज द कल्चर विच हिस्टोरियंस इन द 19th century वर टू बी लेबल ह्यूमनिज्म। और यहीं से ह्यूमनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो आया कि कैसे हमें अपने पास्ट के बारे में पढ़ना चाहिए। By the early 15th century, the term humanist was used for masters who taught grammar, rhetoric, poetry, history and moral philosophy। और जो भी टीचर्स जो थे, जो 15th सेंचुरी में जो इस चीज़ों को पढ़ाते थे, जो ग्रामर पढ़ाते थे, रिटोरिक पढ़ाते थे, पोइट्री पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे एंड इवन द मोरल फिलोसफी, उनको ह्यूमनिस्ट कहा गया। The Latin word humanitas, from which humanities was derived, had been used by many centuries ago by Roman lawyers and essayists Cicero। और राइट नाउ जो आपने स्ट्रीम ऑप्ट की है ह्यूमैनिटीज, वो भी इसी से डिराइव हुई है। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी जो सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो ह्यूमन लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हम ह्यूमैनिटीज में पढ़ते हैं। अ कंटेम्प्रेरी ऑफ जूलियस सीजर टू मीन कल्चर, these subjects were not drawn from or connected with the religion and emphasized skill developed by individuals through discussion and debate। और ये किसी रिलीजन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं थे, ये ह्यूमन लाइफ के ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे, जिनको डिस्कशन और डिबेट के बाद में इवॉल्व किया गया था। These revolutionary ideas attracted attention in many other universities, particularly in the newly established university in Petrarch's own hometown, Florence। और बहुत सी जगह पे ये अट्रैक्ट किया अटेंशन लोगों को। धीरे धीरे चीज़ें ऐसा ही होती हैं, जब रिवोल्यूशन भी होता है तो कहीं एक जगह स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसकी बात जैसे दूसरे रीजन्स में पहुंचती है, वो भी डायरेक्टली उससे अट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और वो भी चाहते हैं इन चीज़ों को अडॉप्ट करना। यहाँ पे पेट्रार्क की जो होम टाउन है फ्लोरेंस, वहाँ पे भी ये बातें अटेंशन पहुँची और उन्होंने एक नई इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी को रखा वहाँ पे। टिल द एंड ऑफ 13th century दिस सिटी हैड नॉट मेड अ मार्क एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ लर्निंग बट थिंग्स चेंज ड्रामेटिकली इन द 15th century। और एंड जो 13th century का एंड था, तब तक यहाँ इस सिटी के बारे में कोई सेंटर ऑफ ट्रेड या लर्निंग की सिटी नहीं थी, बट 15वीं शताब्दी में 15th century में सब कुछ ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। कहाँ पे? पेट्रार्क के होम टाउन फ्लोरेंस में। A city is known by its great citizens as much as by its wealth, and Florence had become to be known because of Dante Alighieri, a layman who wrote on religious themes, and Giotto, an artist who painted lifelike portraits very different from the stiff figures done by earlier artists। From then it developed as the most exciting intellectual city in Italy। और ये सब फ्लोरेंस की बात हो रही है कि कैसे ये इवॉल्व हुई है। पहले केवल दांते अलिघेरी जो एक लेमैन था, जो रिलीजियस थीम के बारे में लिखता है, और धीरे धीरे गीतो जो कि आर्टिस्ट रहता है, जो पेंट करता है क्या, लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगती हैं। From then it developed as the most exciting intellectual city in Italy and as a center of artistic creativity। और जो सेंटर किसकी बात हो रही है? फ्लोरेंस की बात हो रही है कि कैसे वहाँ धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, कैसे वहाँ पे लोग एक सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी वाली जो सेंटर है वो बन चुका रहता है क्या, फ्लोरेंस। और इवन द टर्म रिनासा मैन इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन विथ मेनी इंटरेस्ट एंड स्किल्स बिकॉज मेनी ऑफ इंडिविजुअल्स हु बिकेम वेल नोन एट दिस टाइम वर पीपल ऑफ मेनी पार्ट्स। They were scholar, diplomatic, theologian, artist combined in one। और इसी समय कुछ लोग ऐसे जन्म लिए जिनको रिनासा मैन कहा गया। They were called रिनासा मैन just because एक ही पर्सन जो था, एक पर्सन था, उसके अंदर वेरियस स्किल हुआ करते थे। वो पर्सन डिप्लोमेट भी हुआ करता था, वो पर्सन थियोलॉजियन भी हुआ करता था, आर्टिस्ट भी हुआ करता था, स्कॉलर भी हुआ करता था। दैट्स वाई ऐसे पर्सन को हम डिस्क्राइब करेंगे विथ मेनी इंटरेस्ट एंड स्किल्स, जिसके अंदर बहुत से इंटरेस्ट हों, बहुत से स्किल्स हों, उनको हम क्या कहते थे उस समय? रिनासा मैन। द पीपल हु आर बॉर्न एट दैट टाइम, और जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, वो इतने एक साथ रोल प्ले कर रहे थे। दे वर प्लेइंग द रोल ऑफ डिप्लोमेट, थियोलॉजियन, आर्टिशियन एंड स्कॉलर एज वेल।
So students, that's all for today. In the next class we will read about the humanist view of history. Thank you so much.